एनसीईआरटी में भूगोल की सीरीज में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। और जानते हैं कि आपके परीक्षा के लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना प्रतियोगी परीक्षाएं तो अपने आप में शून्य जैसी होती हैं। फिलहाल आज के सेशन हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सारे तथ्यों को पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हम लोग घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण, सूर्य की लंबवत और तिरछी किरणें क्या है, ऋतु क्या है, यहाँ पर हम लोग ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी को मिलाकर जो टॉपिक का सिलेबस है उसे पूरा कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो के सेशन के अंत तक बने रहिएगा। इस अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ की सीरीज में यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ आती हैं। तो जान रहे कि दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी की भी दो गतियाँ होती हैं। एक तो वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, लेकिन उसके साथ साथ यह सूर्य का भी चक्कर पूरा करती है। तो हम घूर्णन और परिक्रमण दो नाम से जानते हैं, माने परिभ्रमण और परिक्रमण। तो अब जानते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमना होता है उसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है घूर्णन क्या है। घूर्णन को ही परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण कहते हैं माने अपने अक्ष पर घूमना। तो हम जानते हैं 24 घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, इसे हम घूर्णन कहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जानना जरूरी है, जो भी लोग सेशन में बने हैं, जिस सेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज इस सेशन में ध्यान से पढ़ेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति हमें आभास नहीं होता। माने पृथ्वी क्या होती है, जो अपनी धुरी पर घूमती है, इसका हमें आभास नहीं होता। ये पता नहीं चल पाता कि अरे पृथ्वी रोज घूम रही है, और साथ ही साथ अपने साथ साथ ये सूर्य का भी चक्कर पूरा करती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन गति और परिक्रमण गति में निरंतरता है, माने एक ही स्पीड से चलते। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जब बस में बैठे रहते हैं, जब बस एक चाल से चलती है तो हमें पता नहीं चलता बस चल रही है नहीं, ब्रेक ना लगे या मतलब कहीं कोई रास्ता गड़बड़ ना है, तो जब एक चाल से चलती रहती है तो पता नहीं चलता। उसी तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति हमें आभास नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब क्या है, सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाना, ये निरंतर है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने तथा अपनी धुरी पर घूमने के कई प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे अगर हम कैसे मान लें कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, इसके कुछ प्रमाण भी होते हैं। आइए देखते हैं इस एनसीईआरटी सेशन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने, जानने और समझने को मिलने वाली हैं। मतलब उदाहरण की अगर हम बात करें कि इसका क्या क्या उदाहरण है। पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात। अभी हम डायग्राम बनाकर आपको बताएंगे किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो जिस हिस्से पर दिन है दिन होता, जिस हिस्से पर रात है तो रात होता। दिन रात का होना ये बता रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने से ही मौसम भी बदलते हैं। माने पृथ्वी अपनी धुरी के साथ साथ जब सूर्य का चक्कर लगाती है, उस वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। अतः इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती है। अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। माने अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष के सहारे घूर्णन करती है। अक्ष क्या होता है? एक्सिस, जिस बिंदु के चारों तरफ वो चक्कर लगाती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अगर अक्ष की बात करें तो कैसी काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है। अगर मैं इसे डायग्राम समझाऊं तो हमारी पृथ्वी हो गई, तो यहाँ जहाँ से ये घूमती है इसे अक्ष या एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष या अच्छे एक्सिस कहते हैं। हमारी पृथ्वी की जो परिक्रमण कक्ष से निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कच्छा तल कहते हैं, जिसे हम कच्ची सतह भी कहते हैं। आज उसको भी देखते हैं। माने हमारी पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष से निर्मित तथा पृथ्वी केंद्र से गुजरने वाले तल को हम कच्छा तल या कच्ची सतह कहते हैं। पृथ्वी का आकार भूआभ है, माने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इस कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय रात रहती है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। तो ये भी बातें आपके जहन में आनी जरूरी। वैसे हम इसको डायग्राम बनाकर भी अभी क्लियर कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, हम ये मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, मतलब यहाँ पे हमारा सन है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा अच्छे से बना दे ताकि आपको भी लगे हाँ यार सन है। ठीक है, माना ये हमारा सन या सूर्य है, ये क्या हो गया? हमारा सन हो गया। अब मैं पृथ्वी की दो गतियाँ बना रहा हूँ। ये मान ली हमारी पृथ्वी की दो गतियाँ हो गई। अब इन पृथ्वी में हम ये देखते हैं, अब ये हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती। जब अपनी धुरी पर नहीं घूमती, देख रहे हैं यहाँ पे दिन और रात क्या होंगे? बराबर। माने जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे दिन, और जहाँ पे नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा? रात होगा। मतलब यहाँ पर एकदम साफ स्पष्ट है कि जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस हिस्से पर दिन होगा। अभी देख रहे हैं दिन है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रात है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर दिन और यहाँ पर रात। लेकिन पृथ्वी क्या है? अब देखिए,
अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। तो अब झुकी होने के साथ साथ क्या होता है, दिन रात की जो अवधि होती है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। तो हमने ये देखा। तो अब जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी, पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व। कहेंगे पश्चिम से पूर्व कैसे लगाती है, जैसे हम देखिए जब बस या ट्रेन में बैठकर बाहर देखते हैं तो लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, आदमी पीछे जा रहा है, साइकिल वाला पीछे जा रहा है, लेकिन वास्तव में बस या ट्रेन चलती है। उसी प्रकार रोज़ हमें लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है और लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं, ये मैंने ऊपर ही बता दिया। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण। और हम ये जानते हैं घूर्णन, जो घूर्णन है इसी को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण का मतलब क्या होता है, परिक्रमण माने जब सूर्य का चक्कर लगाता है, जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है तब उसे हम परिक्रमण कहते हैं। इसमें एक दिन लगता है और इसमें लगभग 365 सही 1/4 दिन। ठीक। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है, हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया है। पृथ्वी एक आकार गोले के समान, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और दूसरे भाग में सूर्य दूर होता है, वहाँ पे क्या होती है, रात, जैसा कि मैंने इस डायग्राम, इस चित्र में आपको मैंने बनाकर दिखा दिया। हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ आगे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं। हमने यहाँ पे देखा ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। माने जहाँ पे दिन और रात विभाजित होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, यहाँ पे हिस्सा मान लीजिए दिन है और यहाँ पे हमारा रात है, तो जो ये लाइन हो गई जहाँ से डिवाइड होता है इसी को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक। घूर्णन में, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी को दिन कहा जाता है और यही पृथ्वी की दैनिक, तो यही पृथ्वी की दैनिक गति भी कहलाती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, जो 365 से 1/4 दिन होता है। सूर्य का चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक एक जो बचा हुआ 6 घंटा मिलाकर 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष, जिसमें कितना दिन होता है, 366 दिन। ये 1/4 जुड़ जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और आपने भी इस चीज़ को पढ़ा और समझा। ठीक है। अब हम चलते हैं इस सेशन में और आगे, ताकि आपको अन्य और चीज़ें भी पढ़ने और जानने को मिल जाए। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो एक दिन ये बचा है ये फरवरी में जोड़ते हैं, जो फरवरी 29 का हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है फरवरी माह 28 की जगह 29 दिन का होता है। ऐसा जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। इसे ही अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु। तो इस ऋतु के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए टाइपिंग थोड़ा सा कहीं एरर हो जाती है, मात्रात्मक त्रुटि भी हो जाती है, मैं उसे पढ़ाते समय आपको क्लियर भी करके बताता चलता हूँ। ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा आप सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन कारण होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है, तो पृथ्वी सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाती है उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। फिलहाल आगे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण 11 की पॉइंट देख लिए जो परीक्षा के लिए उपयोगी या इस लेसन के लिए जरूरी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। जी हाँ, इन दोनों गतियों को एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। अब यहाँ पर पहली है घूर्णन गति। इस घूर्णन गति को हम दैनिक गति कहते हैं, इसी को हम परिभ्रमण भी कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। इसे दैनिक गति क्यों कहते हैं, इसका कारण जो यही है कि इसकी वजह से ही हमारा दिन रात होता है और एक दिन। तो पृथ्वी को प्रकाश और उष्मा सूर्य से मिलती है, हम लोगों ने शुरू से पढ़ लिया। पृथ्वी गोल भी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है। तो अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रतिदिन हम सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। वास्तव में हम देखते हैं कि सूर्य पश्चिम से पूर्व जाता है, इसलिए सूर्योदय पूर्व दिशा में होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस तथ्य को पूरी तरह समझ लिया और जान लिया और पढ़ लिया है। यहाँ से मुझे नहीं लगता आपके प्रश्न में अगर कोई समस्या आएगी तो आप कर पाएंगे। अगला जो है वो है परिक्रमण या वार्षिक गति। माने पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर जब लगाती है अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ, तब हम उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं या वार्षिक गति कहलाती है, जो 365 सही 1/4 दिन का होता है। ठीक है, लगभग। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू के समान घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए 23 घंटे 56 मिनट
में एक चक्कर पूरा करती है लगभग, जो माना जाता है लगभग 24 घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करती है। हम जानते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है। माने दिन रात छोटा बड़ा होता है, ऋतु भी बदलती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो पृथ्वी के झुके होने के साथ साथ सूर्य के चक्कर लगाने के कारण मौसम परिवर्तन होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना भी होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है। कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, जो एक निश्चित कक्षा है। अतः कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर से, जिसे अपसौर उपसौर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ भी जान लेते हैं, अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है और पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। माने 4 जुलाई को जिस समय गर्मी होती है उसमें दूर हो जाती है, उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई की स्थिति क्या कहते हैं, जब सूर्य जो होता है पृथ्वी से दूर होता है, या पृथ्वी जो होती है सूर्य से दूर होती है, उस अवस्था को हम अपसौर कहते हैं। दूसरी होती है 3 जनवरी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो सूर्य के अत्यधिक नजदीक हो जाती है, उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। माने अपसौर को ध्यान रखिएगा कि जो अपसौर होता है वो 3 जनवरी को होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं और खासकर कूट वाले सवालों में तो इसका तो बोलबाला रहता है। ये बात एकदम रट लीजिएगा और आप लोग भी जानते रहिएगा, पढ़ के रखिएगा। वैसे फिलहाल अगर कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अच्छा शेयर जरूर करिएगा। हाँ ठीक है, तो उपसौर अपसौर अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस सेशन को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, ताकि इस सेशन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी डे बाय डे क्लियर होता रहे। ठीक है, पृथ्वी पूरी कक्षा में एक ही दिशा में झुकी रहती है, ये भी याद रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या उसकी दिशा बदलती? नहीं, उसका जो इस तरफ झुकाव उसी तरफ झुके हुए ही वो पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, और जिसे एक वर्ष में 365, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। इसे हम सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो सौर वर्ष को प्राय हम क्या कहते हैं, 365 दिन को हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं और कहते हैं। चौथे वर्ष में जो 1/4 होता है, इसे पूरा दिन जोड़कर 366 दिनों का वर्ष माना जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ कुछ और आगे टॉपिक के। 21 जून, अब देखिए डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इस डायग्राम को हम पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ऊपर चलकर सारे कॉन्सेप्ट को बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी होने के साथ साथ इस तरह से दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, देख रहे हैं सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब हम देखते हैं, जब सूर्य, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे 2 बार सीधी चमकती है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 2 कंडीशन ऐसी है जिस समय जो सूर्य है, एकदम समझने वाली बात है आप सभी के लिए, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग समझने का प्रयास करें। जब सूर्य की यह स्थिति होती है तो इस समय देखिएगा, ये इस समय सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो 23 सितंबर को, ये घटना पहले 23 सितंबर को आती है। उस समय ये शरद ऋतु होता है। कौन सा ऋतु होता है? शरद ऋतु होता है। और इस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगर बात करें तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। और सेम ये कंडीशन होता है 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तब उसे विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। देखिए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उस अवस्था को हम विषुव कहते हैं। जब सूर्य किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर 12 घंटे की, ध्यान दीजिएगा, 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे की रात होती है। एकदम कॉन्सेप्ट से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। कारण यह है कि इस समय सूर्य की किरणें सीधा भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। अब जैसे सितंबर से हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे, सूर्य का जो किरण है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएगा। और इस तरह हम देखेंगे कि अब आते आते 22 दिसंबर, जब 22 दिसंबर को पहुंचता है तो सूर्य क्या होता है, ध्यान देने बात है, सूर्य सीधा मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय क्या होती है? मकर रेखा पे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
इस समय ये मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। जो मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो सबसे बड़ा क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी की ऋतु होगी। लेकिन हम जानते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु, मैंने ठंडी पड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उस समय ठंडी पड़ेगी, कब, 22 दिसंबर को। और हमारे यहाँ क्या होगा, दिन जो होगा, ध्यान समझने वाले हैं, जो दिन होगा वो छोटा और रात बड़ा। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में देखिए दिन इतना बड़ा है, रात छोटी है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा, देखिए दिन बड़ा है और रात छोटा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही हम आते हैं, अब आपको यहाँ पर साफ दिख जाएगा एकदम स्पष्ट रूप से कि देखिए दिन क्या है, छोटा और रात बड़ी, दिन छोटा और रात बड़ी। माने उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन जो होता है सबसे, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, ठीक। मतलब अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 10 घंटे 40 मिनट का दिन होता है, ठीक। क्या होता है, दिन। अगर लिखना चाहें तो लिख लें आप लोग, नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दिन होता है। अगर मैं रात की बात करूं तो 13 घंटे 20 मिनट का दिन होता है और ठीक रात होती है। माने रात बड़ी होती है, ठंडी में हम जानते हैं रात बड़ी होती है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर दक्षिण गोलार्ध की बात करें, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, दिन यहाँ पर बड़ा होगा। दिन क्या होगा, बड़ा। कितने घंटे का होगा, 13 घंटे 20 मिनट का दिन होगा। और रात की अगर हम बात करें तो 10 घंटे 40 मिनट का दिन होगा, सॉरी रात होगा। माने दिन बड़ा होगा, माने मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा और कर्क रेखा पर दिन छोटा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ कर रखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। कब, 22 दिसंबर को। फिर अब इस समय की स्थिति क्या होती है, दक्षिण अयनांत कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। माने सूर्य किरणें क्या होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में होती है और मकर रेखा पर सीधे चमकती है। और मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य किरणें जाती नहीं। अब फिर यहीं से 23 दिसंबर से क्या होगी, सूर्य किरणें फिर किधर की तरफ बढ़ेंगी, फिर ऊपर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध की तरफ सबसे पहले यहाँ पे दिसंबर, बाद जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, फिर 21 मार्च को फिर सूर्य किरणें क्या होगी, भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, जिसे विषु कहते हैं। और इस समय कौन सी ऋतु आएगी, वसंत ऋतु। कौन सी ऋतु आ जाएगी, वसंत ऋतु आ जाएगी, ठीक। कौन सी ऋतु होगी, वसंत ऋतु। और इस वसंत ऋतु को ही, हाँ, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी अब, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके तुरंत बाद अगला आगे हम लोग देखेंगे तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, फिर जून। अब 21 जून में क्या होती है, अब यहाँ पे देखिएगा कर्क रेखा पर, देखिए कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है। और कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। दिन कितना देर का होगा, अब देखिए यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा, दिन कितना हो जाएगा, 13 घंटे 20 मिनट का दिन होगा। लेकिन रात क्या होगी, छोटी। 21 जून को रात क्या होती है, छोटी होती है। रात क्या हो जाएगी, 10 घंटा 40 मिनट की रात। माने उत्तरी गोलार्ध, माने अगर हम बात करें कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन अगर मकर रेखा पे करें तो वहाँ पर क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, ठंडी की ऋतु होगी। और शीत ऋतु का मतलब यहाँ अगर हम लोग समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं इसका उल्टा, यहाँ पे 10 घंटे 40 मिनट का दिन होगा। और रात की बात करें तो 13 घंटे 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट की यहाँ पर रात। मैंने ध्यान दीजिएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान समझने वाली बात यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ा, और उत्तरी गोलार्ध में माने कर्क रेखा पर जानने योग्य बात है कि दिन जो होता है वो बड़ा होता है, रात छोटी होती है। इसलिए 21 जून को हमारे यहाँ योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। कई बार यहाँ से परीक्षाओं में सवाल आता है और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो परीक्षाओं में आप लोग गलती मत करिएगा। कई बार यहाँ से सवाल जब पूछा जाता है तो लोग पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे सवाल लगा कर आए थे, वो कैसे होगा। ये पूरी प्रक्रिया आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर सूर्य का उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है, इसमें भी कोई संशय हो तो कमेंट करके पूछिएगा। 21 जून की स्थिति को हम उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हैं, जितने लोग भी पूछ रहे हैं फटाफट कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं आगे चलूँ। बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब ध्यान दीजिएगा। अब 22 दिसंबर से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर से लेकर समझिएगा, 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक, 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक ध्यान से देखिएगा
कि यहाँ से जब स्थिति शुरू होती है तो ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है, रात होता है और दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है। ठीक, और फिर 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। समझिएगा, देखिए यहाँ पर भी ध्यान देखिए, दक्षिणी ध्रुव पे रात, दक्षिणी ध्रुव पे रात। ठीक, तो यहाँ तक हम देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर रात और उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है। फिर 22 दिसंबर से लेकर 21 जून हम देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव पर रात और दक्षिणी ध्रुव पर दिन। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर दिन। अब जानते हैं हम, इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 महीने का दिन और ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, टाइम एक बार देख लीजिएगा, टैली करा लीजिएगा। फिर भी किसी कोई संशय, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं और हम हमेशा चाहेंगे आपके सभी तरह के सवालों के जवाब देंगे। वीडियो को शेयर करें, अभी हम थियरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, विषुव किसे कहते हैं, जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं। अयनांत क्या होता है, उत्तर अयनांत, जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य किरण। दक्षिणी अयनांत क्या होता है, जब मकर रेखा पर सूर्य किरण सीधी चमकती है। ठीक, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा चाहे तो, वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। देखिए मैंने सूर्य किरणें मकर रेखा पर जब सीधी पड़ती है तो उस समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा प्रकाश होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में उसका उल्टा होता है। ये मैंने कई बार आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता यहाँ से किसी प्रकार कोई समस्या होगी, किसी प्रकार किसी कोई प्रश्न होगा, किसी प्रकार कोई संशय होगा। ठीक है, अब हम एक बार वापस आते हैं इस थियरी की तरफ। अब हम फिर वापस आएंगे 21 जून को। जब 21 जून की तरफ हम आएंगे तब हम यहाँ पर देखें, हम लोग आपने एक बार फिर से समझते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सूर्य तरफ झुका होता है, जिस कारण सूर्य की जो किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का भी मौसम होता है। और इसी दिन हमारे यहाँ योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, योग दिवस। अगर भारत के संदर्भ देखकर सबसे बड़ा दिन होती है और सबसे छोटी रात। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव। अब 22 दिसंबर क्या होती है, सूर्य किरणें जो होती है ये मकर रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव का दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर होना चाहिए था, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध पे क्या होती है, सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है। सूर्य की झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश मिलता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी क्योंकि सूर्य किरणें सीधी पड़ती। उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा रात बड़ी, और जैसा कि उल्टा होता है, मैंने उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर ऊपर मैंने बता दिया है। 21 में सूर्य किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते, इसे विषुव कहते हैं। ठीक है, और इसे बसंत विषु, 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं और 23 को शरद विषु के नाम से जानते हैं। 23 सितंबर को भी सूर्य किरणें क्या होती है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। 23 को भी उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 21 मार्च को इसके विपरीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो वही जिसे है एकदम क्लियर, मैंने आपको बता दिया, एक दूसरे का विपरीत होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब हम एनसीईआरटी के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं की तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अब हम इसी कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और हम चाहेंगे आप इन प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़े और समझे। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर जरूर जुड़ेगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश से मेरे द्वारा सभी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में चलती रहती हैं। आप चाहते हैं क्लासेस कंटिन्यू रहें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब भी देते रहिएगा। मेरा भी सवाल आपसे भी आगे होगा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कोण क्या है, तो ये आप जानते हैं कि झुकाव कोण क्या है, तो 23.5 अंश है। ठीक है, इसे हम अच्छी झुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छी झुकाव। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कच्ची झुकाव क्या होता है, तब जैसे मैंने ऊपर बताया था 13 घंटे 20 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, कई बार 14 घंटे का भी होता है। उस पर भी आपको चीज़ें समझनी और जाननी होगी। फिलहाल के लिए अभी जो है इस तथ्यों की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और तथ्यों को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी का झुकाव क्या है। तो यहाँ पर अगर हम अच्छी झुकाव की बात करें तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव, अक्ष का कोण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी झुकाव क्या है और पृथ्वी का झुकाव क्या है, तो दोनों में इसका अंतर अलग अलग होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का अच्छा झुकाव क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव क्या है, 66.5 डिग्री है या 23.5 डिग्री। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट कर बताएंगे कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा जो उसके कच्ची सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो
कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे कक्षीय समतल भी कहते हैं। मतलब अगर हम ये देखें तो अच्छी झुकाव जो होती है वो 23.5 डिग्री कितनी है, अच्छी झुकाव जो है, ध्यान समझने वाली बात है, अच्छी झुकाव 23.1/2 डिग्री होती है। लेकिन जो कच्छी झुकाव होती है, कच्छी झुकाव वो 66.1/2 डिग्री होती है। घूर्णन एवं परिक्रमण की परिभाषा करिए। तो घूर्णन क्या है, पृथ्वी अपने कक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं, उसे हम घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण क्या है, सूर्य अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, जो 365 दिन का होता है, जिसे हम एक सौर वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष क्या है, जो सौर वर्ष में 365 से 1/4 दिन जो होता है, माने 6 घंटा होता है, चौथे साल जोड़कर हम उसे 366 दिन करते हैं, जिसमें फरवरी 29 का होता है, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर दक्षिण अयनांत में क्या अंतर, उत्तरी अयनांत का मतलब होता है जब सूर्य किरणें मकर रेखा कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, माने जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात होती है। और दक्षिण अयनांत का मतलब क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ऐसी स्थिति 22 दिसंबर को होती है। और उत्तर अयनांत में क्या होती है, 21 जून को होती है। ये 22 दिसंबर होती है, 21 जून को होती है। ठीक है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं, जबकि कर्क रेखा पर क्या होता है, सूर्य किरणें जो होती हैं वे 21 जून को सीधी चमकती हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात है आपके लिए। विषुव क्या होता है, जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है तब उसमें विषुव कहते हैं, जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं। ठीक है, तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के बच्चा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण पृथ्वी का एक ध्रुव सूर्य की तरफ आ जाता है, जबकि दूसरा ध्रुव सूर्य से दूर चला जाता है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की तरफ होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव 22 दिसंबर सूर्य की तरफ होता है, जिसकी वजह से दोनों से दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के बच्चा उत्तर दक्षिण अयनांत अलग अलग समय पर होता है। मैंने जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ पे रात या दिन बड़ी होती है, रात छोटी होती है, तो ये अलग अलग समय पर आते हैं, इसलिए अलग अलग समय पर होता है। ध्रुवों में लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया। कारण क्या है कि पृथ्वी पे झुके होने के कारण जो एक ध्रुव है वो सूर्य के सामने 6 महीने तक रहता है। ध्रुव जो है 6 महीने तक सूर्य के सामने रहता है, तो वहाँ पर दिन, और जो हिस्सा नहीं रहता वहाँ पर रात। इस प्रकार ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था किस तरह से 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, हम इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोग अगर इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी सूर्य की चारों गति को क्या कहा जाता है, जो सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं, तो जानते हैं आप लोग 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसे विषुव के नाम से जानते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, और 22 दिसंबर को सूर्य किरण यहीं पर चमकती है, उस समय वहाँ पे गर्मी होती है। और 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, उस समय गर्मी होती है वहाँ पे। अगला है ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है, ऋतु में जो परिवर्तन होता है, तो आप जानते हैं कि परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब अपनी धुरी घूमने के साथ साथ जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब खाली स्थान को भरना है, आप फटाफट भर के बता दीजिएगा। ठीक है, नोट समझ कर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के भी, इसके अलावा भी 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स, 6 से लेकर 12 तक की दोनों भाषा, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, दोनों मीडियम यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप जानते हैं 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं, ऊपर मैंने कई बार बताया है, घूर्णन कहते हैं। ठीक, पृथ्वी सूर्य चारों कक्षा में जो घूमती है उसे हम दीर्घवृत्ताकार कक्ष कहते हैं। 21 जून की सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, ये उत्तरी गोलार्ध में, और कर्क रेखा भारत के भी बीच से गुजरती है, भी आप जानते हैं। ऋतुओं की अगर हम बात करें, दिन छोटा होता है ऋतु में, तो शीत ऋतु में दिन छोटा होता है, ये भी जानते रहिए। शीत ऋतु में दिन छोटा और रात बड़ी होती है, तो ये भी ऊपर आप लोगों को समझ में आएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज का जो लेसन था, आज का जो अध्याय था तीसरा, पृथ्वी की गतियाँ की सीरीज में हम लोगों ने सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और फिर से मेरा सवाल ये है कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो प्रतिदिन लेकर आएँ, और मतलब हर दिन लाएं, जब तक पूरा आपका कंप्लीट एनसीईआरटी ना हो जाए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि अगली सीरीज में आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, और इस तरह का सेशन आपके लिए कंटिन्यू आती रहेगी। और ये नई एनसीईआरटी में इसका नाम किताब है पृथ्वी
हमारा आवास जिसमें पृथ्वी गतियाँ हैं, और पुरानी जो किताब थी एनसीईआरटी में उसमें भी इसकी नाम पृथ्वी की गतियाँ ही थी। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।